everyone, this is Manoj and in today's session we are talking about capacitance of parallel plate capacitor. So guys, आज के सेशन में हम लोग capacitance को फाइंड आउट करेंगे in case of parallel plate capacitor. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये डेरिवेशन प्रोसीड करती है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैसे बनता है, हमें सबसे पहले एक मेटालिक प्लेट लेना होता है। सो लेट अस कंसीडर अ मेटालिक प्लेट। ये है मेरे पास एक मेटालिक प्लेट और इस मेटालिक प्लेट को हम नाम दे देते हैं P। तो ये है मेरे पास मेटालिक प्लेट और इस मेटालिक प्लेट को अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर मैं इस प्लेट को कनेक्ट करूंगा तो ये बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो यहाँ पे कौन से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लस क्यू चार्ज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरे प्लेट में। तो ये है हमारी मेटालिक प्लेट और मेटालिक प्लेट को अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी इस पूरे प्लेट में। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज प्लेट में, चार्ज मेटालिक प्लेट के पास मैं अनचार्ज मेटालिक प्लेट को लेके आता हूं। ये रहा हमारा Q, जो क्या है, एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट है, अनचार्ज मेटालिक प्लेट। तो अनचार्ज मेटालिक प्लेट को अगर मैं चार्ज मेटालिक प्लेट के पास लेके आता हूं तो यहां क्या होगा, यहां पे होगा इंडक्शन। और इंडक्शन के वजह से क्या होगा, इंडक्शन के वजह से ये जो प्लेट है, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे दूसरी साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे बना, एक मेटालिक प्लेट को लेके आए, उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया तो उसने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस पूरे प्लेट में। अब इस प्लेट के पास हम किसको लेके आए, अनचार्ज मेटालिक प्लेट को लेके आए, एंड ड्यू टू इंडक्शन की वजह से यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो गया और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव वाले को हमने यहाँ पे क्या किया, अर्थिंग कर दिया, ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हम ये कह रहे हैं कि दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे P और Q दो प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, D है। और आपको पता है बीच में कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है, तो इनका जो एंड D यहाँ पे क्या है, D यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब मैंने ये कहा कि अगर मैं प्लेट की बात कर रहा हूं तो प्लेट का एरिया भी होगा। तो लेट अस कंसीडर कि इनका जो एरिया है, प्लेट का जो एरिया है वो क्या है, A है। सो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि A यहाँ पे क्या, एरिया, A यहाँ पे क्या, एरिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे डेरिवेशन में कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल का। सो ये है चार्ज स्टोर, ये क्या है यहाँ पे पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो गाइस देखिए, ये है मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो अगर मैं इसमें निकालता हूं चार्ज, तो आपको पता है अगर मैं प्लेट की बात करूं तो प्लेट का क्या होता है, एरिया होता है, और इस प्लेट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए गाइस, तीन तरह के होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब किसी लाइन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, जो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी लाइन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकलता है, Q अपॉन L। अब ये है हमारे पास प्लेट, तो प्लेट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहा जाता है। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिग्मा होता है, जो इक्वल निकलता है चार्ज अपॉन एरिया के, क्योंकि प्लेट का हमेशा क्या निकलेगा, एरिया। सो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, क्योंकि प्लेट में जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके एरिया में होगा। एक तीसरा भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक हो गया लीनियर, एक हो गया सरफेस, एक क्या हो जाता है हमारे पास, एक हो जाता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम के। जैसे अगर किसी क्यूब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर किसी क्यूब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका निकाला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्या निकलेगा, रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो गाइस, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मैं मेटालिक प्लेट की बात करता हूं तो प्लेट का एरिया होता है, तो एरिया में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी नो दैट कि जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, Q अपॉन A होता है। तो यहां से अगर मैं चार्ज निकालूं तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा हमारा
सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए, और इसकी वैल्यू इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन V। सो ये इक्वेशन हमारी यहां पे बन गई, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो ये है हमारी इक्वेशन 3 जिसमें हमने चार्ज को निकाल लिया। सो चार्ज हमें पता चल गया जो होता है सिग्मा इनटू एरिया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे गाइस? पोटेंशियल निकालने के लिए गाइस आपको चलना पड़ेगा एक रिलेशन में, और वो रिलेशन क्या था? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला मैंने कहा आपने एक रिलेशन पढ़ा था जिसे हम कहते थे रिलेशन। ये एक रिलेशन था किस किस के बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने रिलेशन फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। जो क्या निकला था? जो निकला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस ऑफ dv अपॉन dx होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये होता है कि जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड जाओगे, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साइड जाओगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये स्मॉल पोटेंशियल और स्मॉल डिस्टेंस है। सो मैंने कहा कि इसको हम लार्ज में लिख लेते हैं। लार्ज में कैसे लिखेंगे? नेगेटिव नहीं लिखेंगे बल्कि हम सिंपल लिखेंगे v अपॉन x। क्या बोला मैंने कहा कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए हमें एक रिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जिसका मतलब ये है कि जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की साइड जाओगे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो नेगेटिव तो हम लोग नहीं लेते, अगर मैं इसे लार्ज में लूंगा कि ये स्मॉल पोटेंशियल और स्मॉल डिस्टेंस है, तो लार्ज में बन जाएगा v अपॉन x। और अगर मैं यहां से v निकालता हूं तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा यहां पे e और x। जहां पे हमारा e क्या है आपको पता है, कोई मीडियम नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? e नॉट। और डिस्टेंस यहां पे क्या है? डिस्टेंस यहां पे है d। सो ये बन गया हमारा पोटेंशियल जो हो गया e नॉट d के इक्वल। अब गाइस आपको क्या करना है? अगर आपको याद होगा आपने टू इनफाइनाइट प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा। टू इनफाइनाइट प्लेट के बीच में कैसे निकाला होगा? देखिए एक प्लेट हमने ये ले लिया था इस तरीके से, अगर आपको याद होगा एक प्लेट हमने ये ले लिया था, तो उसके 3 पोजीशन बन गए थे। एक पोजीशन ये था 1, एक पोजीशन ये था 2 और एक पोजीशन ये था 3। जिसमें अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था? 0 निकला था। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था? 0 निकला था। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, वो क्या निकला था? अगर आपको याद आएगा तो वो निकला था सिग्मा अपॉन ई नॉट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक रीजन तो ये हो गया, एक रीजन ये हो गया हमारे पास सेकंड, और एक रीजन हमारे पास क्या हो गया? थर्ड रीजन ये हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन ई नॉट। जिसे मैं ये लिख सकता हूँ कि ई नॉट जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन ई नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो यहाँ पे क्या है? ई नॉट है। सो गाइस ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम क्या करेंगे? इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन x में। जैसे इक्वेशन x में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई नॉट d। यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। सो गाइस हमने क्या किया? सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट किया। क्या किया? चार्ज कैसे फाइंड आउट किया? कि मैंने कहा ये मेटालिक प्लेट है, और मेटालिक प्लेट में जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो निकलेगा सिग्मा ए। तो सिग्मा ए मैंने रख दिया। पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको रिलेशन में जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के, जो dv बाई dx होता है। अगर मैं इसे लार्ज में लिखूंगा तो vx लिखूंगा, v निकालूंगा तो ex हो जाएगा। e यहाँ पे क्या है आपका? e नॉट है, और यहाँ पे आपका जो x है वो क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये बन गया e नॉट d। वहीं पे अगर मैं टू इनफाइनाइट प्लेट के बीच में एक रिलेशन की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पे 3 क्या बन जाते हैं? पोजीशन बन जाते हैं, या 3 1 2 और 3 बन जाता है, जिसमें 1 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो सेंटर ऑफ द प्लेट मिलता है, जो आपका सिग्मा अपॉन ई नॉट होता है, जिसे मैंने कहा रखा है इक्वेशन x में रख दिया। तो जैसे इक्वेशन x में रखा हमें क्या मिल गया गाइस? हमें मिल गया पोटेंशियल। और अगर मुझे पोटेंशियल मिल गया तो इस पोटेंशियल की वैल्यू मैं कहां डालूंगा? इक्वेशन 3 में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस मुझे यहाँ पे जो पोटेंशियल मिला है उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3। जैसे हम इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे आपको c क्या मिलेगा? आपको c मिलेगा सिग्मा अपॉन a, और v की जगह पे आप ये वैल्यू रख देंगे जो होगा सिग्मा अपॉन ई नॉट d, जिसमें आपको पता है सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा ई नॉट a अपॉन d। सो गाइस ये है कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये मैंने किसके लिए निकाला है? फॉर फ्री स्पेस के लिए या फिर एयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट प्रेजेंट है, और ई नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये जो कैपेसिटेंस निकला वो किसका निकला? फ्री स्पेस का निकला। सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ या कोई मीडियम डाल देता हूँ, तो जैसे मैंने बोला
कि डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं फिल करता हूं, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो अगर इस कैपेसिटर के बीच में मैं क्या डाल देता हूं, डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी Cm, कैपेसिटेंस फॉर मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, एरिया वही रहेगा और ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट भी क्या रहेगी, वही रहेगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ढंग से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सो एरिया अगर बढ़ेगा प्लेट का, तो आपको पता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज आपको पता चल रही है कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो आपको पता है कैपेसिटेंस यहां से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो गाइस ये था कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस और ये था कैपेसिटेंस फॉर मीडियम। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को आप बिटवीन द पैरेलल प्लेट रख देते हो तो फॉर्मूला ये बन जाता है। और यहां से आपको पता चल रहा है कि जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो डाइलेक्ट्रिक की अगर हमने बात करी तो यहां से एक पॉइंट और निकल के आएगा कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालता हूं मीडियम का, तो आपको पता है आपको इसे यहां शिफ्ट करना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K ऑफ E नॉट। और इसकी वैल्यू आप कहां रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में, इसे मान लेते हैं हम y इक्वेशन। सो पुट इन इक्वेशन y, तो जैसे ही आप y में रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका हो गया कैपेसिटेंस फॉर मीडियम इज इक्वल टू, इसके जगह पे वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया K E नॉट A अपॉन D, जिससे आपको पता है कि ये जो E नॉट A अपॉन D है ये क्या है, कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस है। सो गाइस होता क्या है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बिटवीन द प्लेट रख देते हैं, बिटवीन द पैरेलल प्लेट रख देते हैं, तो जो नया वाला कैपेसिटेंस आ रहा है, जो कैपेसिटेंस आ रहा है मीडियम का, वो K टाइम्स ज्यादा हो जाता है कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस के। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर इस पैरेलल प्लेट के बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस निकलेगा मीडियम का वो K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस से। एक चीज यहां से और निकल के आ जाएगी, अगर आपको K निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो यहां पे रेशियो होता है, किस किस का रेशियो हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। ये भी आपको गाइस यहां पे ध्यान देना है। तो ये था डेरिवेशन कैपेसिटेंस निकालने का इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।